बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस ई क्लिनिक में हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द पे और ख़ुसूसन घुटनों के जोड़ों के दर्द पे। आजकल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द हर दूसरे तीसरा पेशेंट शिकायत करता है। वैसे तो जोड़ों के दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आज हम दो ऐसी बीमारियों को डिस्कस करेंगे जो देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन वो दो बिल्कुल ही डिफरेंट बीमारियां हैं। दोनों की एटियोलॉजी यानी कि उनकी वजूहात, उनके होने की वजूहात, उनकी मैनेजमेंट किसी हद तक और आउटकम दोनों के टोटली डिफरेंट है। ये दो बीमारियां हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमाटॉइड आर्थराइटिस। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, यानी कि ये जोड़ की वेयर एंड टियर की बीमारी है। हमारे बॉडी में जहाँ भी जॉइंट्स हैं, जहाँ भी दो हड्डियाँ मिलती हैं और जॉइंट बनता है, उसके इन बिटवीन एक कार्टिलेज होती है, एक डिस्क होती है, सॉफ्ट डिस्क होती है, जो जॉइंट को मूव करने में मदद देती है। ओल्ड एज के साथ, एक्सेसिव यूज़ के साथ वेयर एंड टियर होना शुरू हो जाती है उस कार्टिलेज की, और वो वेयर एंड टियर होते होते वो कार्टिलेज तकरीबन घस जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद जॉइंट स्पेस कम होती है और दो हड्डियां आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। और जब हड्डियां आपस में टकराती हैं तो फिर पेन फील होता है, फिर तकलीफ होती है, फिर दर्द होता है। इस बीमारी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारी जो वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, जैसे हमारे कूल्हे हैं, हिप जॉइंट है और हमारे नी जॉइंट्स हैं, इन पे ज़्यादा अफेक्ट करती है। ओल्ड एज की बीमारी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, जिनके काम की नौयत ऐसी रही है जिसमें उठना बैठना ज़्यादा हो, जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ने का इस्तेमाल ज़्यादा हो, साइकिलिंग ज़्यादा हो, ख़वातीन जो बैठ के झाड़ू देती हैं, बैठ के घर के काम करती हैं, किचन में बैठ के काम करती हैं, ऐसे लोगों को ओल्ड एज में ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। इसकी अगर अलामात की हम बात करते हैं, तो इसकी अलामात में जोड़ों का दर्द सबसे बड़ी अलामत है। दर्द शुरू में मूवमेंट के साथ होना शुरू होता है, हरकत के साथ होना शुरू होता है, यानी आप बैठ के उठते हैं दर्द होता है, और जब ये एडवांस होती है, बढ़ती है बीमारी, तो चलने से दर्द होना शुरू हो जाता है, और फिर आखिर में तो बगैर मूवमेंट के भी दर्द होता है, सोते हुए में भी दर्द होता है जोड़ों में, और शदीद दर्द होता है। इसकी जब मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो मैनेजमेंट को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 तो सबसे पहले ज़ाहिर है तकलीफ़ है, उसको एनाल्जेसिक देंगे, उसको पेन किलर देंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं जितनी भी हैं, वो इन पेन को रिलीव करती हैं किसी हद तक। सोजन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस जब लाएंगे जिसमें मूवमेंट कम से कम रहे जॉइंट्स की, तो वो एडवाइजेबल है। अगर आप बैठते हैं, घर में सोफ़ा है, सोफ़ा चूँकि नीचे होता है थोड़ा सा, सोफ़े पे बैठने के बजाय चेयर का इस्तेमाल करें, ऊंची होती है ताकि उठते हुए जोड़ के ऊपर कम से कम दबाव पड़े। किचन में काम करते हैं तो खड़े होकर काम करें या चेयर और स्टूल का इस्तेमाल करें। नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल करें, बाथरूम के लिए कमोड का इस्तेमाल करें, सीढ़ियों को कम से कम इस्तेमाल करें, साइकिलिंग कम से कम करें। अक्सर ये देखने को सुनने को मिला है कि डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि वॉक करो, एक्सरसाइज करो। ऑस्टियोआर्थराइटिस में वॉक करना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना नुकसानदेह है, क्योंकि आपका जॉइंट इन्वॉल्व है, और जितना ज़्यादा आप इसको जॉइंट को मूवमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा डीजनरेशन और वेयर एंड टियर ज़्यादा होती है। तो इसमें एक्सरसाइज भागने दौड़ने वाली, वॉकिंग वाली, जॉगिंग वाली, साइकिलिंग वाली नहीं करनी। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं किसी नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। अब हम आते हैं रोमाटॉइड आर्थराइटिस की तरफ। रोमाटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी खुदकार बीमारी है जोड़ों की। हमारी बॉडी का एक कुदरती मुदाफ़ियाती निज़ाम है जिसमें हमारी बॉडी
बाहर से आने वाले जितने भी जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स जो भी हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करती है ताकि वो उन जरासीमों के खिलाफ लड़ सकें। कुछ कंडीशन में ऐसे होता है कि हमारी बॉडी अपने ही टिश्यूज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है गलती से। रोमाटॉइड आर्थराइटिस भी उन्हीं बीमारियों में से एक है। हमारे जॉइंट्स जहाँ जहाँ भी हैं उनके इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। उस साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं जिसम में, और वो उनको डैमेज करना शुरू कर देती है। लेटेस्ट रिसर्च में ये आया है कि जो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, जिनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, ऐसे लोगों में रोमाटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा होती है। इसका अभी कोई लिंक डेवलप नहीं हो सका कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और रोमाटॉइड आर्थराइटिस का लिंक क्या आपस में। स्टडीज़ अभी ऑनगोइंग है। अगर कोई लेटेस्ट कोई रिपोर्ट आ गई तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। एंटीबॉडीज़ अपने ही टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं और उस डैमेज की वजह से सूजन होना शुरू हो जाती है, दर्द होता है, फ्लूइड पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। आपने कभी सुना होगा, अक्सर लोग ये बताते हैं कि हमारी जो ये घुटने का जोड़ है उसके अंदर वाली साइड पे एक स्वेलिंग हुई है, ये उसी की ही एक निशानियों में से एक निशानी है। कि दूसरी निशानी पेन है, स्वेलिंग है जॉइंट्स की। तीसरी निशानी है जॉइंट्स डिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी अक्सर जब शुरू होती है तो हाथों के जोड़ों से शुरू होती है, उंगलियों के जोड़ों से शुरू होती है। पेशेंट बताएगा मैं सुबह सुबह उठता हूँ, मेरी उंगलियों में दर्द होता है, मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मैं मुट्ठी बंद नहीं कर सकता। ये तकलीफ बढ़ते बढ़ते आपके रिस्ट में आती है, कलाई में आती है, कलाई से आपकी कोहनी में चली जाती है, एल्बो में, एल्बो से आपकी नी जॉइंट में जाती है, नी जॉइंट से फिर ये आपके एंकल जॉइंट को भी इन्वॉल्व करती है। जहाँ जहाँ इन्वॉल्व करेगी, जिस जिस जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, उसी जोड़ में ये तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। जब हम इसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट से पहले जो इसकी मेन अलामत जो मैं आपको बता दूं, एक तो ये फीमेल में ज़्यादा होती है और जो जॉइंट्स हैं आपके टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं और स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे टेढ़े भी और स्टिफ भी। तो ये इसकी मेन अलामत में से एक अलामत है। जब हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में फिर एक दफ़ा एनाल्जेसिक का रोल आता है, जिसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। उनसे तकलीफ कुछ कम हो जाती है। स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, लेकिन ये दवाइयाँ आपने डॉक्टर के मशवरे से लेनी है। उसके साथ साथ आपकी डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स, इनका कम्बिनेशन इन दवाइयों के साथ दिया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक के साथ। जोड़ों में अगर डिफॉर्मिटी शुरू हो जाए तो स्प्लिंट लगा दिए जाते हैं, पीछे सपोर्ट दे दी जाती है जोड़ों की, जहाँ भी डिफॉर्मिटी शुरू हो रही है, जहाँ से टेढ़े होना शुरू हो, ताकि मज़ीद टेढ़े होने से बच जाएँ वो। इन दोनों बीमारियों में जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि ये क्योरेबल नहीं है। इन्होंने 100% ठीक नहीं होना होता बीमारियों ने, और जिन बीमारियों ने 100% ठीक नहीं होना होता उनको मैनेजेबल बीमारियां कहते हैं। उनकी मैनेजमेंट तो कर सकते हैं, क्योर नहीं हो सकती, यानी 100% ठीक नहीं हो सकती। उसमें शुगर भी शामिल है, डायबिटीज़ मेलिटस भी शामिल है, हाइपरटेंशन भी शामिल है, और ये दो बीमारियां भी शामिल हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमाटॉइड आर्थराइटिस। तो जिन बीमारियों ने मुस्तकिल रहना होता है उनका गोल्डन रूल ये होता है, उनका बेहतरीन रूल ये होता है, असूल ये होता है कि उनके साथ दोस्ती कर लो। जैसे हम दोस्त की हर बात को मानते हैं, फिर दोस्ती की हुई बीमारी की हर बात को मानना शुरू करते हैं। यानी शुगर ये कहती है कि आपने मीठा नहीं खाना, आप ना खाओ। शुगर ये कहती है कि चिकनाइयाँ कम से कम खानी, आपने कम से कम खाओ। शुगर ये कहती है कि स्ट्रेस नहीं लेनी, आप कम से कम लो। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कहता है कि आपने ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने बैठ के काम नहीं करना, आपने जॉइंट को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, तो आप ना करो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी तकालीफ, बीमारी तो कम नहीं होती है लेकिन आपकी तकलीफ़ कम रहती है। आपका जो डिसअपॉइंटमेंट का, मायूसी का जो लेवल है वो कम से कम हो जाता है। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझ समेत आप सारों में से किसी को कोई ऐसी डिसेबिलिटी वाली बीमारी ना दे, किसी को अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। बुनियादी मालूमात आप तक सिर्फ इसलिए पहुंचाता हूं
कि आप ही की ज़बान में आपकी सेहत और बीमारियों से मुतालिक मालूमात आपको मिलती रहें, ताकि इब्तदाई स्टेज पे आप अपनी बीमारियों को, अपनी सेहत को खुद कंट्रोल कर सकें। क्योंकि हमारा मानना यही है कि हर शख्स अपनी बीमारी को खुद ही मॉनिटर होता है, अपनी बीमारी का खुद ही इंचार्ज होता है। और जब उसको बुनियादी मालूमात मैक्सिमम हद तक होंगी तो अपनी बीमारियों को कम से कम जांच पड़ताल करने की हद तक मॉनिटर ज़रूर बनेगा। और वो इन छोटी छोटी रेमेडीज़ से मुमकिन है किसी की तकलीफ़ कम हो जाए। इन सेशंस का सिर्फ इतना मकसद है। मालूमात अच्छी लगती हों तो देखते रहिए हमारा चैनल ई क्लिनिक्स @ डॉक्टर साजिद।